नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने किस्सा गोई का अगला अंक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि मैं अगस्त 2018 में एसएसपी मेरठ के पद से पदमुक्त होकर स्थानांतरित होकर लखनऊ में सुरक्षा मुख्यालय में आ गया। मेरी पोस्ट थी एसपी ट्रेनिंग एंड सिक्योरिटी। इसका काम था कि जो भी वीवीआईपी विजिट्स होती हैं, जो एसपीजी प्रोटेक्टिंग हैं या अदरवाइज़, उनकी सुरक्षा को रिव्यू करना समय समय पर और उनकी हर विज़िट पर कड़ी निगाह रखना। सुरक्षा के लिए जो जो उपकरण की आवश्यकता पड़ती है वो उनके साथ हैं या नहीं हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी है या नहीं है, और उस पर चलने वाले ड्राइवर, हर एक का हर विज़िट में वेरिफिकेशन, हर एक विज़िट में उनके ब्लड ग्रुप का पुनः निर्धारण। इस तरह की एक बहुत रूटीन है, बहुत पुरानी रूटीन है, और हर प्रदेश में एक एसपी सिक्योरिटी हुआ करता है जिसके कुछ उत्तरदायित्व हैं वीवीआईपी विज़िट के समय में। अगस्त से लेकर दिसंबर तक, जब तक मैं वहाँ रहा, इस पीरियड में 2 बार माननीय प्रधानमंत्री जी की विज़िट हुई बनारस के लिए। एक बार कानपुर में महामहिम राष्ट्रपति महोदय की विज़िट हुई। चूँकि कुंभ के प्रयाग में कुंभ का आयोजन होना था, बड़ी संख्या होती है, तो उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा भी सुरक्षा मुख्यालय के पास होता है। उसके लिए उपकरणों की खरीद फरोख्त के संबंध में कौन से उपकरण कहाँ मिलेंगे, मैं लगभग पूरे देश में भी गया। इस बीच मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी माताजी की तबीयत लगातार ख़राब होती रही। 4 वर्ष से लगातार उनकी डायलिसिस चल रही थी, उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। मैं उनको मेरठ से, मैं जहाँ जहाँ रहा उनको हमेशा अपने साथ रखा, और जो भी जिस ज़िले में जो सुविधाएं उनके इलाज की, खासकर डायलिसिस की सुविधा जहाँ होती थी वहाँ उनकी डायलिसिस कराता रहा। अलीगढ़ में पोस्टिंग के दरमियान वहाँ एएमयू में डायलिसिस का एक सेंटर भी नया खुला था, और उसमें माताजी की डायलिसिस होती रही। उसके बाद मेरठ में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डायलिसिस होती रही। वहाँ से जब उनको लखनऊ ले आए स्थानांतरण के बाद, तो सहारा हॉस्पिटल में उनकी डायलिसिस कराते रहे। हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस होती थी, और एक डायलिसिस का समय लगभग 4 घंटे होता था। उसके डायलिसिस के बीच में भी कुछ उन्हें पनीर या मिल्क प्रोडक्ट थोड़ा बहुत खिलाया जाता था, और सुबह भी वो जाते समय कुछ खाना खा के निकलती थी। एक ड्राइवर, एक सुरक्षाकर्मी, मैं या मेरी पत्नी उनके साथ उनको डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल ले जाया करती थी। 1 दिसंबर 2018 को भी माताजी सुबह डायलिसिस के लिए प्रसन्नचित्त निकली। डायलिसिस उनकी शुरू हुई और हम अपने काम पर, अपने ऑफिस सुरक्षा मुख्यालय जो महानगर में स्थित है वहाँ चला गया था। 1 दिसंबर को डायलिसिस करीब 3.5 घंटे हो चुके थे, तभी माताजी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। वहाँ से तुरंत सूचना आई कि आप फ़ौरन हॉस्पिटल चले आइए। मैं भी भागा गया। मेरी माताजी, बच्चे थे उस समय, वो लोग भी पहुँचे। सीरियस कंडीशन में उनको फिर वेंटिलेटर पर रखा गया। 6-7 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद माताजी 9 दिसंबर 2018 को हमको छोड़कर चली गई। अच्छा ये रहा कि उस समय, उनके अंतिम समय में, हम सभी 4 भाई बहन और उनके सब बच्चे वहाँ मौजूद थे। बहुत बड़ा नुकसान था। पिताजी का देहांत पहले ही हो चुका था। माताजी के जाने से बहुत झटका लगा पूरे परिवार को। वो मेरे साथ ही रहती थीं और पिछले 4-5 वर्षों से लगातार मेरे साथ अपने इलाज की वजह से रहा करती थीं। खैर, उनके सभी जो रिचुअल्स हैं उनको संपादित करा के, विधि विधान से संपादित कराने के बाद खाली हुआ, और 30 दिसंबर को हमारी प्रमोशन की डीपीसी हुई। उस डीपीसी में मैं डीआईजी पद के लिए प्रोन्नत हो गया। 1 जनवरी 2019 को डीआईजी के रूप में मैंने सुरक्षा मुख्यालय में ही अपना पदभार ग्रहण कर लिया। 8 जनवरी 2019 को ही मेरी पोस्टिंग डीआईजी रेंज बरेली के पद पर हो गई।
मैंने 9 तारीख को यहाँ आकर अपना पदभार ग्रहण किया। यहाँ आते ही पहले इस रेंज में 4 ज़िले हैं, बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहाँपुर। चारों ज़िलों में जाके वहाँ क्राइम की स्थिति और वहाँ किस तरह का ट्रेंड है, कितनी फोर्स है, फोर्स के वेलफेयर के लिए क्या क्या किया गया है, इत्यादि इत्यादि बहुत ढेर सारी, जब बहुत ही लंबा पैरामीटर है उस पर उससे बात हुई। उसके बाद जैसे ही 4-6 दिन और गुजरे, 2019 में लोकसभा का इलेक्शन होना था। इलेक्शन की सरगर्मी शुरू हो गई। 12 मार्च को इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ गया कि इलेक्शंस 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में कई चरणों में होंगे। आप समझ सकते हैं लोकसभा का इलेक्शन और प्रतिद्वंदिता और उसके बाद पुलिस का बंदोबस्त। इलेक्शन का बंदोबस्त शायद पुलिस का सबसे बड़ा, सबसे संवेदनशील बंदोबस्त होता है किसी भी राज्य की पुलिस के लिए या किसी भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के लिए। और पार्लियामेंट के इलेक्शन खासकर इसलिए पूरे देश में एक साथ होते हैं। अलग अलग फेज़ में फोर्स का मूवमेंट, एक से दूसरे फेज़ में, दूसरे से तीसरे फेज़ में, कभी कभी 400-400, 500-500 और 800-800 किलोमीटर दूर तक फोर्स को जाना होता है। जो सिविल पुलिस रहती है वो हमेशा अपना बिस्तर बांधे हुए इस फेज़ के बाद उस फेज़ में, उस फेज़ के बाद उस, बहुत ही टीडियस, बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन होता है। और हर बार इलेक्शन में ये कार्य सफलतापूर्वक सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी संपन्न करते हैं। चुनाव की तैयारी से लेके और फिर 23 मई को उसका रिज़ल्ट आने तक पूरी पुलिस शिद्दत से चुनाव के काम में लगी रही। दूसरा कोई काम न हो सका या दूसरे कोई काम पे उतना ध्यान नहीं गया या नहीं जा सका। और दूसरी बात यह है, एक बहुत ही सामान्य सी हम लोगों के यहाँ जानकारी है, कहावत है कि इलेक्शन के समय में अपराध का दर बहुत कम हो जाता है। कारण उसका शायद ये भी हो कि लोग रात बिरात किसी न किसी गांव मोहल्ले में कोई न कोई पार्टी के लोग जाते आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है और इस वजह से शायद अपराध में बहुत कमी आ जाती है। 23 मई को रिज़ल्ट के बाद फिर हम लोग खाली हुए और डीजी मुख्यालय से, बाकी सभी अधिकारियों से ये के निर्देश प्राप्त हुए कि जून से पुलिसिंग का पूरा काम शुरू किया जाए। पुलिसिंग के काम में रूटीन के जो इंस्पेक्शंस हैं, नीचे सर्किल ऑफिसर से लेके और सबसे बड़े अधिकारी तक, जो क्राइम के रिकॉर्ड्स हैं थाने पर, उनको अपडेट किया जाना, क्योंकि लगभग फरवरी से ही पूरी पुलिस इलेक्शन के मोड में थी, तो क्राइम पे कम ध्यान गया था। तीसरा ये है कि इस बीच में जो भी मुकदमे कायम हुए हैं उनकी विवेचना को लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाए। पेंडिंग विवेचनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि विवेचना का समय पुलिस अधिकारी के पास नहीं होता है जब इलेक्शन की प्रोसेस में पूरा का पूरा सिस्टम लगा होता है। फिर इसी क्राइम के सिलसिले में चारों ज़िलों में जाकर मीटिंग की गई, कहाँ पर कितने इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग हैं, कहाँ पर चार्जशीट फाइनल रिपोर्ट का क्या रेशियो है, अरेस्ट और सरेंडर का क्या रेशियो है, जहाँ जो कमी जो चीज़ लगी उसको दुरुस्त करने के आदेश भी दिए गए। धीरे धीरे पुलिसिंग का काम पटरी पर वापस लौट आया और अपराध भी अपनी जो इलेक्शन के पहले जो उसकी दर थी वहाँ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। अब मैं आपको इसके बाद घटनाओं के बारे में बताऊंगा, अपने चारों ज़िलों में जो जो घटनाएं हुई हैं। वैसे इस घटना और जब हम ज़िलों में एसएसपी थे उस घटना में, घटना तो वही होती है लेकिन अंतर होता है। सिर्फ अंतर इस बात का होता है कि वहाँ हमें स्वयं मौके पर जाना होता था, स्वयं टीम बनानी होती थी, स्वयं वर्कआउट करने के लिए निर्देश देने होते थे। लेकिन थोड़ा एक रैंक ऊपर आने के बाद ये काम हमारा नहीं रह जाता। हमारा काम सिर्फ सुपरविज़न का होता है, कहाँ फोर्स की कमी है, कहाँ जाती है ज़्यादा है, उसमें अनुपात बैठाना, कौन सा थानाध्यक्ष किसके बारे में कौन सी शिकायत है वो एसएसपी को अवगत कराना, और क्राइम से संबंधित जो डाटा है, जो विवेचना है, उसको समय समय पर निरीक्षण करके उसको दुरुस्त कराना ताकि वो अपने गति से बिल्कुल अप टू डेट रहे। तो पर्यवेक्षण का काम ज़्यादा है, फील्ड का काम कम हो जाता है थोड़े से प्रमोशन के, रैंक प्रमोशन के बाद।
इसके बाद की सभी घटनाएं जो मैं आपको बताऊंगा मेरे डीआईजी रेंज बरेली रहते हुए घटी थी, और उसमें मुख्य जो काम है वहाँ उस ज़िले के एसपी का, एसएसपी का होता रहा है उसको वर्कआउट करने में। लेकिन उसकी सूचना चूँकि हमारे यहाँ भी और हमसे भी सीनियर एडीजी यहीं बरेली में बैठते हैं उन तक जाती है, और उसमें क्या हुआ है ये भी देखा जाता है, कहीं से कोई शिकायत आती है उसको भी देखा जाता है। तो इस तरह से उस पर एक दृष्टि रख के और उस क्राइम, उस अपराध को खोलने का या उसका अनावरण करने का काम जिला पुलिस ही करती है। अगर कहीं बहुत आवश्यकता हुई, हम लोगों के हस्तक्षेप की आवश्यकता हुई, किसी दूसरे ज़िले में कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन करने वाला, कोई अच्छा क्राइम ब्रांच का अधिकारी कर्मचारी अगर है, तो उस पीरियड के लिए, उस अपराध के लिए उसको वहाँ से अटैच कर दिया जाता है। यहाँ वो स्थानीय पुलिस की मदद करके और फिर अपना काम ख़त्म करके वापस अपने ज़िले चला जाता है। तो इस तरह का काम सुपरविज़न का हम लोगों की जिम्मे था। अब मैं आपको एक घटना के बारे में बताऊंगा। बात 23 जून 2019 की है। इतवार का दिन था। गांव था पिपरथरा, थाना फरीदपुर और ज़िला बरेली। यहाँ गांव के कृपाल सन ऑफ कंधई लाल का 4 वर्षीय बेटा गायब हो गया। शाम को खेल रहा था, जब घर आने का वक्त हुआ तो वो नहीं आया और फिर लोगों ने उसको ढूंढना शुरू किया, लेकिन ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि कन्हई का बेटा गायब हो गया। सब लोगों ने कहा अपने अपने घरों में देख लो, बच्चा छोटा है, कहीं चला गया हो, किसी कमरे में फंस गया हो, कहीं जो जानवरों के बांधने का जो की जगह होती है, कभी कभी बच्चे वहाँ चले जाते हैं और जानवरों के प्रहार से घायल हो जाते हैं, पड़े रहते हैं। तो इस डर से, ये जो मन में शंका थी, इससे सभी लोगों ने अपने अपने घरों में अच्छे से तलाशी ली। अपने घरों की चारपाई के नीचे, तखत के नीचे, जानवर बांधने के स्थान, वहाँ के जो तालाब और गड्ढे थे, जो कुएं थे, सूखे कुएं या पानी वाले कुएं, सब में पूरी रात गांव वालों ने लग के प्रयास किया। और फिर सुबह जब हुई तो सब ने बताया कि साहब बच्चा गांव में नहीं है। कृपाल और उसके परिवार के माथे पर बल आ गए कि कहाँ गया आखिर बच्चा। शाम को यहीं खेल रहा था घर के बाहर, और किसी ने भी उसके बारे में कोई और सूचना, कोई ऑथेंटिक सूचना किसी ने नहीं बताई कि किसी के साथ उसको जाते हुए देखा गया हो या उसके किसी और डायरेक्शन में जाने की कोई सूचना प्राप्त हुई हो। 24 जून को कृपाल सिंह थाना फरीदपुर पहुंच गए। थाने पर जाकर उन्होंने सूचना दी कि उनके 4 वर्षीय पुत्र को कोई उठा ले गया है। क्योंकि पूरा गांव हम लोगों ने ढूंढ लिया, गांव में कहीं नहीं है, न वो कहीं डूबा है, न कहीं छिपा था या न कहीं चोट लगी है, और ऐसा लगता है कि कोई उसे उठा ले गया है। तो तुरंत क्राइम नंबर 414/19 धारा 363 यानी अपहरण करना, उस अपराध में मामला दर्ज कर लिया गया। गांव वालों को जैसे ही, थाने को जैसे ही सूचना मिली कि इस तरह से बच्चा गायब है। एक बात और बता दूं कि इतने छोटे बच्चे या बच्ची के गायब होने पर पुलिस पूरी संवेदनशीलता से काम करती है। 2 डर होता है पुलिस के सामने। एक, अगर बच्चे की लाश मिल गई तो पुलिस पर हमेशा लापरवाही का आरोप मढ़ दिया जाएगा कि साहब अगर पुलिस ने मेहनत की होती तो ये बच्चा जिंदा मिल जाता। और 90% या 99% केसेस में छोटे बच्चे के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता है, चाहे उसके परिवार से किसी परिवार की रंजिश रही हो, लेकिन छोटे बच्चे के संबंध में सब एक साथ हो जाते हैं। और अगर ज़रा सा भी कोई उनके दिमाग में आए कि पुलिस ने जो वांछित था पुलिस से, जो अपेक्षित था पुलिस से, वो नहीं किया है, तो कानून व्यवस्था की बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए छोटे बच्चे के गुमशुदगी या उसके गायब होने की सूचना पर पुलिस अपना पूरा 100% अपना देती है और कोशिश ये करती है कि वो घर वालों के साथ उनकी जहाँ जहाँ शंका हो उसके निवारण के लिए, या वो जो कहें कि साहब उस तालाब में भी दिखवा लीजिए, उस नदी में भी दिखवा लीजिए, पुलिस अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है उसे ढूंढने का। हुआ भी वही। जैसे ही मुकदमा लिख दिया गया, पुलिस भी गांव में पहुंच गई और पुलिस ने पूरी बात पूछी। लोगों ने कहा साहब सब लोगों ने अपने अपने मकान देख लिए हैं, किसी के मकान के भीतर कोई नहीं। फिर भी जो थोड़े दूर के मकान थे या उसके खेलने, जहाँ वो खेलता है, उसके आसपास के मकान थे, पुलिस ने भी तलाश की वहाँ पर घरों के भीतर जाकर। लेकिन
उसके बाद फिर गांव वालों ने कहा कि साहब यहाँ तलाश करने से कोई ज़रूरत नहीं, आसपास की जगह और तलाशी की जाए, दूसरे गांव में की जाए। ये बात होते होते शाम को करीब 4-5 बज गए। तभी एक लड़के ने सूचना दी कि यहाँ मंदिर के बाहर जो गांव है, गांव से सटा हुआ एक यूकेलिप्टस का बाग है, उसमें बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अफरा तफरी मची, सारे लोग वहाँ पहुँच गए, पुलिस के लोग भी पहुँच गए, जनता के व्यक्ति भी पहुँच गए। सब लोगों ने देखा कि वो यूकेलिप्टस का एक बड़ा सा बाग है, उसमें यूकेलिप्टस के झड़े हुए सूखे पत्तों के नीचे लाश को छिपा के रखा गया था। अच्छी तरह से देखा गया, प्राइमा फेसी ही पुलिस ने ये देख लिया कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। थोड़ा और वहाँ तलाश करने पर वहाँ से थोड़ी दूर पे ही थोड़ा इसका सिंदूर, काले रंग का कपड़ा, काला तिल, फूलों के सूखे हुए पत्ते, पत्तियाँ, उसके पंखुड़ियाँ, ये सब वहाँ एक छोटी सी जगह पर पड़ी थी। समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि किसी अंधविश्वासी व्यक्ति ने इस बच्चे की जान ले ली है। पोस्टमार्टम कराकर बॉडी को गांव वालों ने, बच्चा छोटा था इसलिए उसको दफनाया जाता है या प्रवाह किया जाता है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पीएम रिपोर्ट भी आ गई, उसमें कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन आया, यानी गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। अब यक्ष प्रश्न पुलिस के सामने ये था कि किसने की है हत्या, कैसे इस हत्या का खुलासा किया जाए। लोगों में गुस्सा था, बहुत छोटे बच्चे की हत्या हुई थी। तो मैंने बताया कि सारी एकजुटता उस समय हो जाती है कि भाई पता करिए कि किसने मारा है, किसने ये घृणित काम किया है, यह अपराध किसने किया है। क्राइम को रिव्यू किया एसपी ग्रामीण बरेली ने, संसार सिंह उनका नाम है, बहुत ही कॉम्पिटेंट अफसर है। और उसने कहा कि जिस हिसाब से वो तंत्र मंत्र का सामान मिला है, आप 3-4 टुकड़ियाँ बना दीजिए, एक सब इंस्पेक्टर 2-2 सिपाहियों की, उस गांव में और आसपास के 4 से 10 गांव में। ये देखिए कि कौन कौन लोग तांत्रिक हैं या तंत्र क्रिया में जिनका यकीन है। गांव वाले बता देंगे कि कौन कौन लोग गांव में तंत्र क्रिया करते हैं। आसपास के गांव को मिला के कुल 5 लोग ऐसे मिले जो झाड़ फूंक, गंडा गुरिया, तागा ताबीज, इससे इलाज किया करते थे। गांव वालों का इन ऐसे ही लोगों पे विश्वास भी होता है कि साहब कोई बाधा है हमारे सिर पे, कोई भूत प्रेत का साया है हमारे सिर पे, और ऐसे ही लोग बेवकूफ़ बना के और उनके इलाज करने का दावा करते हैं। उन 5 को थाने लाया गया, उनके मोबाइल नंबर नोट किए गए और मोबाइल नंबर से सीडीआर निकालने के लिए कहा गया। बरेली में जिला हेडक्वार्टर पर क्राइम ब्रांच की टीम को ये कहा गया कि देखिए इन 5 की लोकेशन घटना वाले दिन कहाँ थी। जिस दिन शाम के समय करीब 4:30-5 बजे के आसपास बच्चा गायब हुआ था, तब से लेके और अगले दिन तीसरे दिन जब वो बच्चे की लाश यूकेलिप्टस के बाग में मिली थी, तो जब सारे सीडीआर का अध्ययन किया गया तो एक व्यक्ति की, एक तांत्रिक की लोकेशन वहीं पर घटना स्थल पर, उसी के आसपास, घटना के लगभग समय में घंटे 2 घंटे पहले से लेकर 1-8 घंटे के बाद तक वहीं थी, और उसके बाद मोबाइल बंद हो गया। ये व्यक्ति था गुड्डू सन ऑफ गिरधारी। पूरी फोर्स के साथ ये हुआ, वो थाने पे बैठा हुआ था, ये हुआ कि उसके घर पर दबिश दीजिए, हो सकता है बच्चे से संबंधित कोई जानकारी इसके घर पर हो। सारी फोर्स फरीदपुर की इकट्ठा की गई और गुड्डू उर्फ गिरधारी, गुड्डू सन ऑफ गिरधारी के घर पर दबिश दी गई, रेड की गई। उसके घर से टोना टुटके का बहुत ढेर सारा सामान बरामद हुआ, बहुत ढेर सारी किताबें, छोटी छोटी पतली बड़ी किताबें, वो जो होती हैं काला जादू, टोना, इस तरह की। आप कभी कभी रेलवे स्टेशन पर देखते होंगे, रेलवे स्टेशन के सभी रेलवे स्टेशन, बड़े रेलवे स्टेशन पर जो बुक स्टॉल होती हैं, पहले तो A.H. व्हीलर्स की हुआ करती थी, लेकिन अब और बहुत ढेर सारी बुक स्टॉल हैं। उसमें काला जादू और टोने टटके की किताब ज़रूर होगी, क्योंकि लोग जो ट्रेन से सफ़र करते हैं समय काटने के लिए ऐसे किताबों को बड़े कौतूहलवश पढ़ते हैं, और इनके दाम जो है सामान्य साहित्य की किताबों से थोड़ा ज़्यादा भी होते हैं, पतली पतली किताबें होती हैं। इस तरह की 20-25 किताबें उसमें उसके यहाँ से बरामद हुई। इसके अलावा जो काले रंग के कपड़े का टुकड़ा मौके पर बरामद हुआ था,
उसी तरह का बड़ा काला टुकड़ा घर पे भी मिला। जो तिल और तिल के पैकेट, काले तिल के पैकेट, उसका उसका रैपर जो वहाँ मिला था, वैसे ही भरे हुए तिल के पैकेट उसके घर में भी बरामद हुए। इन सभी सामानों को वहाँ कब्जे में लिया गया, उनकी फ़र्द बनाई गई और जो मौके पर जो चीज़ें बरामद हुई थी उनको मेल करने के लिए एफएसएल भेज दिया गया। रात में फिर गुड्डू सन ऑफ गिरधारी को थाने पर लाया गया। थोड़ी देर तो वो अपनी बातें बताता रहा, मैं यहाँ था, वहाँ था। सीडीआर देख के बताया गया कि नहीं, तुम इतने बजे यहाँ थे, इतने बजे यहाँ थे, इतने बजे तुमने फ़ोन बंद कर लिया। फिर भी वो कुछ बताने को तैयार नहीं था, तो फिर वही सत्यवादी नियमावली से उनकी सेवा शुरू हुई। बहुत अच्छी वाली पूछताछ से तक पहुँचते पहुँचते तक ही फिर वो टूट गया और उसने सब बातें बताईं। उसने बताया कि घटना के 2 दिन पहले यानी 16 अगस्त 19 को रात में काली जी मेरे सपनों में आई। ये मैं वो बता रहा हूँ जो उसने बताया, जो उसका बयान रिकॉर्ड में दर्ज है। वो आई और उन्होंने कहा कि तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारी परेशानी का अंत तभी होगा जब तुम किसी बच्चे की बलि दे दोगे और फिर तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है, तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो, वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। फिर उसने ये बताया कि सपने पर मैं पूरा विश्वास करता था और सुबह का सपना था। मुझे पूरा विश्वास, पूरा यकीन था कि ये मेरे लिए आदेश है और ये आदेश है, तो इस आदेश को हम जैसे ही पूरा करेंगे हम सर्व संपन्न हो जाएंगे, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हमारे मन में जो जो लालसा है वो सब पूरी हो जाएगी, जो बाधाएं हैं वो सब मिट जाएंगी, जो मुझे अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त होने में बाधा बन रही जो ताकतें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। तो उसने कहा कि मैं सही उस सपने की उस बात को सही मानकर इस तरह के बच्चे, 3-4 साल के बच्चे की तलाश में उसी दिन से लग गया। अगले दिन मुझे राजकुमार उर्फ संतू यानी 4 वर्ष का ये लड़का, जो कृपाल का लड़का था, ये वहाँ खेलते हुए मिल गया। उसको अपने पास बुलाया। मैंने मोबाइल में उसको कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाई, गेम से संबंधित कुछ फ़ोटोग्राफ दिखाई। वो उसको खेलने की जिद करने लगा, तो मोबाइल मैंने उसकी तरफ दिखाना शुरू किया और उसको धीरे 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 अपने साथ उस बगीचे में ले गया। आसपास देखा कोई नहीं है, पूजा का सामान निकाल कर रखा और थोड़ी देर बाद उसको उसी जंगल में, यूकलिप्टस के उस जंगल में मुंह दबाकर और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जो उससे संबंधित पूजा पाठ टोने टोटके की जो उन किताबों में विधि जो दी हुई थी, उससे छोटी सी एक पूजा की और उसके बाद वहाँ से वापस घर लौट आया। 1 घंटे बाद ही उसका कहना है कि तब तक हल्ला मचा कि गायब हो गया, गायब हो गया। मैं भी उन्हीं लोगों के साथ बच्चे को ढूंढने के लिए उनके साथ घूमता रहा। जहाँ जहाँ वो लोग कहते थे वहाँ जाते थे, ताकि मेरे ऊपर किसी को शक न हो। खैर, मौके से जो सामान मिला था, जो सामान उससे बरामद हुआ था, फॉरेंसिक, वैसे तो जो हमारी लोकल फॉरेंसिक टीम होती है उसने दोनों को देख के दोनों को मैच कर लिया था, लेकिन फिर भी चूँकि एविडेंस के रूप में ये फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट इस्तेमाल होती है, इसलिए उसको फॉरेंसिक टेस्टिंग की लैब में भेज दिया गया। उसके बाद फिर इसे गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया गया। ये तांत्रिक गुड्डू उर्फ गिरधारी आज की तारीख में भी बरेली जेल में बंद है। मुकदमा इसका अब ट्रायल पर आने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।